हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंडियन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन परफॉर्मेंस एंड प्रमोशन ऑफ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो पहले समझते हैं परफॉर्मेंस किस तरीके की रही हमारे एग्रीकल्चर की, जिसकी बात मैंने करी भी थी प्रीवियस वीडियो में। उसके अलावा प्रमोशन कैसे किया गवर्नमेंट ने, यानी कि प्रमोशन जो है वो किस तरीके से किया गया कि जो फसल जो है या फिर जो प्रोडक्शन है या फिर जो आउटपुट का लेवल है उसे इंक्रीज करवाया जा सके, है ना। और इसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि सबके सब जो है खेती की जमीन पे सिर्फ सेम टाइप के क्रॉप की प्रोडक्शन जो है बढ़ाना शुरू ना कर दे, क्योंकि हमें जो है वो डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स की नीड है। तो सबके सब जो है अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई रखें, मतलब कोई गेहूं उगा रहा है तो कोई चावल उगा रहा है, ठीक है, तो कोई दाल उगाने लग गया। तो इस तरीके से जो है ना वो सब क्या बोलते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। अगर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी तो किसी एक क्रॉप की प्रोडक्शन जो है वो एक्सेसिबली हो जाएगी और बाकी की प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं हो सकती है लैग कर जाए। इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी क्या था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब ये चीजें यहाँ पे परफॉर्मेंस समझते पहले। तो इन 2022-23 फूड ग्रेन प्रोडक्शन रीच्ड अ रिकॉर्ड हाई 329.7 मिलियन टन्स। मतलब इस टाइम पे जो है ना इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था 22-23 के अंदर कि जो फूड की ग्रेन की प्रोडक्शन थी वो मैक्सिमम हुई थी 329.7 मिलियन टन्स। वाइल ऑयल सीड्स प्रोडक्शन वो कितना हुआ हमारा 41.4 यानी कि मिलियन टन्स। इतने हमारे ऑयल सीड्स हुए थे जिनके जरिए हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ऑयल यानी कि तेल जो है वो बना सकते थे। तो ये दो चीज थी हमारी क्या, परफॉर्मेंस। ये अनाज की परफॉर्मेंस 329.7 मिलियन टन्स और ये 41.4 ऑयल सीड्स की परफॉर्मेंस मिलियन टन्स में। इसके अलावा अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, प्रमोटिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है उसको कैसे प्रमोट किया गया, यानी किस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए इनको क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन के लिए, वो समझते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, एमएसपी फॉर पल्सेस एंड कोर्स ग्रेन्स। अब गवर्नमेंट यहाँ पे एमएसपी लगा दिया, एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगा दिया किस चीज के लिए, एक तो दालों के लिए, पल्सेस के लिए, दूसरा कोर्स ग्रेन के लिए। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज। इनका रेट ही बढ़ा दिया, यानी कि जो लोग दाल की प्रोडक्शन कर रहे थे या फिर बाकी बाजरे वगैरह की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, यानी कि कोर्स ग्रेन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे थे, उनका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया। ताकि जो अब जैसे देखो, अगर मान लो एमएसपी को इंक्रीज किया जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं किसानों को ज्यादा रेट मिलेगा, ज्यादा भाव मिलेगा उनके आउटपुट का, खासकर दाल वगैरह का या फिर कोर्स ग्रेन का। तो इस तरीके से जो है ना वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, वो भी इन प्रोडक्ट्स की। तो गवर्नमेंट ने प्रमोट करने के लिए, किन चीजों को प्रमोट करने के लिए, दाल की प्रोडक्शन यानी कि पल्सेस की प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, दूसरा कोर्स ग्रेन की प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया कि उन्होंने उसके रेट को बढ़ा दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया। क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ते ही कोई भी जो अगर उन प्रोडक्ट को खरीदना चाहेगा वो उससे कम रेट में नहीं खरीद पाएगा, ठीक है, उसको उतना प्राइस जो है वो पे ही करना पड़ेगा। वो चीज आ गई यहाँ पे। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज विद लेंटिल्स। अब यहाँ पे लेंटिल्स जो है, लेंटिल्स क्या होता है, मसूर को बोलते हैं लेंटिल्स। रिसीविंग द हाईएस्ट हाइक 89%, यहाँ पे हुआ हाईएस्ट हाइक 89% का अब प्रोडक्शन कॉस्ट, वो भी किसके ऊपर, प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर फॉर 23-24। अगला जो पॉइंट है वो क्या आता है, कोर्स ग्रेन्स। अब कोर्स ग्रेन्स बाजरा हो गए, ठीक है, बाजरे की बात कर ली जिसको मिलेट्स बोलते हैं, हैड एन एमएसपी सेट एट 82%। तो यहाँ पे जो एमएसपी सेट हुआ वो कितना हुआ, 82% सेट हुआ अब प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर। वो चीज थी यहाँ पे। तो कोर्स ग्रेन हो चाहे पल्सेस हो, दोनों के एमएसपी को इंक्रीज किया गया सिर्फ एक चीज के लिए, क्या, कि इनकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जा सके और जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे प्रमोशन के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो उनकी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो अब उन्हें इन चीज़ों पे प्रॉफिट जो है मैक्सिमम देखने को मिल सकता था, क्योंकि इनका जो प्राइस है वो बढ़ा दिया गया था। वो चीज़। अगला इनिशिएटिव क्या था वो समझते हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाल्म, उसको हम क्या बोलते हैं, NFSM, OS एंड OP। तो मिशन एम्स टू इनहेंस ऑयल अवेलेबिलिटी बाय इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। तो ये मिशन इसलिए चलाया गया था ताकि जो लोग हैं वो ऑयल की प्रोडक्शन को या फिर ऑयल की अवेलेबिलिटी को इनहेंस यानी कि इंक्रीज कर सकें बाय इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। किस तरीके से, एक तो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करके, इसके अलावा एक्सपेंडिंग
कल्टीवेशन को एक्सपेंड करके। तो ये कुछ तरीके थे जिसके जरिए जो है हम जो यहाँ पे ऑयल सीड्स या फिर ऑयल पाल्म इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे। तो 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, टोटल एरिया कवरेज फॉर सीड्स। अब टोटल एरिया कवरेज फॉर सीड्स क्या है, एक्सपेंडेड बाय 17.5% फ्रॉम 25.60 मिलियन हेक्टेयर्स इन 2014, यानी कि 2014 में सिर्फ और सिर्फ 25.60 मिलियन ऐसा हेक्टेयर था जहां पे हम जो है वो सीड्स लगा रहे थे। और ये कितना हो गया, 30.08 मिलियन हेक्टेयर्स इन 23-24। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो है लैंड की जो अवेलेबिलिटी है वो भी इंक्रीज की गई। क्योंकि हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो क्या होता है, लैंड। बिना लैंड के खेती तो कर नहीं पाओगे, तो जब तक हम जो है वो लैंड रिसोर्स को नहीं इंक्रीज करेंगे हमारा प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं जा सकता। तो वही चीज यहाँ पे हुई। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास यहाँ पे अगले पॉइंट में, ये आता है डोमेस्टिक एडिबल ऑयल अवेलेबिलिटी। अब डोमेस्टिक एडिबल ऑयल अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो ऑयल अवेलेबिलिटी है, खासकर यहाँ पे हमारा कौन सा, एडिबल ऑयल, यानी कि वो ऑयल जो हमारा खाना वाना बनाने में यूज होता है, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे ध्यान दिया गया, उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने पे ध्यान दिया। तो इंक्रीज्ड फ्रॉम 8.63 मिलियन टन, तो ये इंक्रीज हो गया 8.63 मिलियन टन इन 15-16 से लेके कितना 12.13 मिलियन टन इन 23-24। तो 8 से लेके से हमने 12 तक पहुंचा दिया, ठीक है, 23-24 के टाइम पीरियड तक 15-16 से। इसके बाद इंपोर्ट शेयर, अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो डिक्लाइन फ्रॉम 63.2% 15-16 से लेके 57.3। तो जो हम इंपोर्ट करते थे ना, हमने उसमें भी क्या कर दी, गिरावट कर दी। क्योंकि जब हम खुद ही हर एक चीज को इजीली प्रोड्यूस कर पाएंगे, अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पाएंगे, तो हमें जो है वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो थी ना वो यहाँ पे क्या थी, इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट के, और हमने उसके इम्पैक्ट भी देखे कि किस किस तरीके से इंक्रीमेंट हुआ, चाहे वो जमीनों के अंदर हो, चाहे वो अनाज के प्रोडक्शन में हो, चाहे वो पल्सेस की प्रोडक्शन में हो, चाहे वो ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन में हो। तो हर चीज की प्रोडक्शन जो यहाँ पे क्या हुई, राइज हुई। तो ये चीज थी हमारे पास यहाँ पे। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक खत्म। अब सेकंड टॉपिक में क्या आया, प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेस टू क्रेडिट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अब यहाँ पे क्या है, एक तो हम इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, ठीक है, एंड एक्सेस टू क्रेडिट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। और यही नहीं, हम जो है वो क्रेडिट जो है वो बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में और उसकी उस रिलेटेड अलाइड सेक्टर्स की फील्ड में। अलाइड सेक्टर में कौन कौन से थे, चाहे वो हमारा एनिमल हस्बेंड्री हो जिसको हम लाइफ स्टॉक बोलते हैं, या फिर फिशरीज हो, ठीक है। तो दोनों सेक्टर्स में हम जो है वो क्रेडिट की मात्रा बढ़ाने वाले थे। यानी कहीं ना कहीं अगर मान लो किसानों को लोन लेना है, ठीक है, तो वो जो है वो गवर्नमेंटल मेथड्स को यूज कर सकते थे, चाहे वो ग्रामीण बैंक के पास चले गए, ठीक है, वहां पे जो है वो चीप रेट में लोन अवेलेबल हो जाएगा, जिसके जरिए जो है वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कर सकते थे। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल होती, जब जो है वो क्रेडिट इजीली अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए और अलाइड सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है इसी से रिलेटेड, इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, कि जो पब्लिक की इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि लोग जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे हमारा ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन इसको क्या बोलते हैं, जीसीएफ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज बीन स्टेडली राइजिंग। तो जो हमारा ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है जीसीएफ, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो लगातार क्या कर रहा था, राइज कर रहा था, रिफ्लेक्टिंग एन इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो ये शो कर रहा था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, यानी कि लोग जो है वो पैसा बढ़ा रहे हैं एग्रीकल्चर के अंदर, जिसके जरिए प्रोडक्शन जो है वो लगातार क्या हो रहा है, राइज कर रहा है। और यही नहीं, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे, कौन से इनिशिएटिव, कि भाई हम जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या कर देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तो बढ़ा देंगे, जिसके जरिए जो एग्रीकल्चरल जो पॉलिसीज थे वो क्या हो गए, प्रमोट होने लग गए और खुद ब खुद ही प्रोडक्शन को राइज करने लग गए। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू कर रखी थी। अगला पॉइंट हमारे पास क्या था, सब्सिडीज भी मिलने लगी गवर्नमेंट की तरफ से, भाई छूट मिलने लग गई। तो सब्सिडीज हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस में जो सब्सिडीज है उसका भी क्या था, अपना एक इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इस तरीके से भी ना हम जो है वो फार्मर्स को एनकरेज कर सकते थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो एनकरेजिंग द यूज ऑफ इंप्रूव्ड सीड्स, जिसकी वजह से जो फार्मर है वो इंप्रूव्ड
सीड्स यूज करने लगे, यानी कि वो सीड्स जिनकी क्वालिटी काफी बेहतर थी बाकी चीजों से। इसके अलावा प्रॉपर फर्टिलाइजर्स एप्लीकेशन, फर्टिलाइजर को अच्छे तरीके से यूज कर रहे थे एंड एक्सेस टू फार्म मशीनरी, और यही नहीं फार्म मशीनरी भी यूज कर रहे थे, यानी कि जो भी इक्विपमेंट चाहिए थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए वो सब इनके पास थे। क्यों थे? क्योंकि एक तो इन्वेस्टमेंट राइज कर रही थी, ठीक है, क्योंकि अब लोन भी इजीली अवेलेबल था, क्रेडिट भी इजीली अवेलेबल था, वो भी चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसके अलावा गवर्नमेंट खुद भी सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, खुद भी छूट प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स है वो और ज्यादा मोटिवेट हो गए और ज्यादा एनकरेज हो गए प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेके। तो बिटवीन 2011-12 इसका इंपैक्ट क्या रहा? बिटवीन 2011-12 एंड 2021 एग्रीकल्चरल सब्सिडीज मोर देन डबल। यहाँ पे एग्रीकल्चर सब्सिडी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट डबल कर दी थी विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस इन फर्टिलाइजर एंड पावर सब्सिडीज। खासकर जो जिसकी वजह से फर्टिलाइजर जो है वो इंक्रीज होने लग गए और ये था हमारा क्या, पावर सब्सिडीज भी मिलने लगी। अब पावर सब्सिडी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो बिजली के ऊपर भी सब्सिडीज प्रोवाइड करने लगी फार्मर्स को, यानी कि जो लोग ट्यूबवेल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, जिनको मशीनरी यूज करनी है, तो जो लोग पावर का यूज करके जो खेती कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उन्हें पावर में सब्सिडीज मिलनी शुरू हो जाएगी तो पावर को अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि कई जगह से ये भी रिपोर्ट आई कि लोग जो है पावर का मिस यूज करने लग गए, जैसे ट्यूबवेल छोड़ के चला के छोड़ दिया कि भाई पावर तो बिजली का जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल तो आना ही नहीं है, गवर्नमेंट पे कर रही है, सब्सिडीज दे रखी है गवर्नमेंट ने, जिसके चक्कर में जो वाटर टेबल है वो भी बहुत बड़े लेवल पे डिस्टर्ब होने लग गया, यानी कि वाटर लेवल जो है वो कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि देखो जब बिजली बिल कोई भरना नहीं होगा तो वो लोग एक्सेसिव यूज करेंगे वाटर का इरिगेशन के लिए, बाकी सोर्सेज बंद कर देंगे, ट्यूबवेल लगाना शुरू कर देंगे सबके सब, जिसके जरिए तो वाटर टेबल भी क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टर्ब होना शुरू हो गया। वो एक नेगेटिव पॉइंट सामने आया पावर सब्सिडीज देने का। तो वाइल पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स ग्रू, जब पब्लिक की इन्वेस्टमेंट क्या हो गई, ग्रो होनी शुरू हुई एट सिमिलर रेट, अब इसी रेट से जो है ना पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होने लगी सिमिलर रेट से, दे रिमेन्ड अबाउट 1/3 ऑफ टोटल सब्सिडी अमाउंट, और जो क्या था वो कितनी बच गई, 1/3 थी वो टोटल सब्सिडी अमाउंट का। अब इसके बाद कुछ चीजें और भी की गई वो समझते हैं। तो रिसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन PMFBY, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या था? देखो हम सब जानते हैं कि हम जो है इंश्योरेंस करवाते हैं हर एक चीज का, चाहे वो लाइफ का हो, चाहे वो व्हीकल का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज का हो, ठीक है, चाहे वो हेल्थ का हो। तो इंश्योरेंस करवाने से बेनिफिट क्या होता है? वो ये होता है कि अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी आई तो उसका इंपैक्ट कम से कम पड़े हमारी लाइफ के ऊपर। जैसे मान लो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों करवाते हैं कि कल को अगर हमें कुछ हो भी जाए, ठीक है, तो हमारी फैमिली जो है सिक्योर रहेगी, एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट फंड जो है वो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग जो है व्हीकल से करवाते हैं कि अगर व्हीकल चोरी हो जाए, उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो हम वो इंश्योरेंस क्लेम करवा के वहां से पैसा ले सकते हैं, वो एक तरीका हो गया, ठीक है, व्हीकल्स के लिए केस में। ऐसे ही जो है बिजनेस के भी इंश्योरेंस होते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंश्योरेंस हो रहा है किस चीज का, फसल का, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो फसल है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचुरल चीजों पे, ठीक है। अगर मान लो नेचुरल कैलेमिटी थोड़ी सी बिगड़ गई, ठीक है, अब मान लो कि कभी सूखा ही पड़ गया, बाढ़ ही आ गई, ठीक है, मानसून में बरसात प्रॉपर तरीके से नहीं हुई, फिर बरसात ज्यादा हो गई जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो गई, तो उस केस में जो भी लोन वगैरह ले रखा हुआ किसानों ने वो कौन चुकाएगा, ठीक है, उनकी तो पूरी फसल तो बर्बाद हो गई, उनका जैसे पैसा ना था वो आएगा ही नहीं, तो वो किस तरीके से काम चला पाएंगे। तो इसके लिए जो है ना वो गवर्नमेंट योजना ले कि फसल योजना भी लेके आएंगे कि आप फसल का भी इंश्योरेंस करवा सकते हो कि अगर फसल में किसी भी तरह की दिक्कत रह गई, प्रोडक्शन कम हो गया, फिर प्रोडक्शन नहीं हुआ, वो फसल बर्बाद हो गई, तो उस टाइम पे इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम पे कर देगी, जिसके जरिए आपने जो भी अमाउंट लगाया हुआ है ना उस फसल के अंदर वो आपको क्या हो जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे है। पहले पॉइंट में क्या है हमारे पास यहाँ पे, डीजी क्लेम पेमेंट मॉड्यूल यानी कि NCIP, तो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम बोलते हैं हम इसे। इसमें क्या हुआ, एंड PFMS, ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये दो चीज लागू की गई, जिसके जरिए जो है एक जो फार्मर है वो अपने क्रॉप का इंश्योरेंस भी करवा सकता है, और अगर उसके फसल में किसी भी तरह की इशू आई फ्यूचर में तो वहां से वो पैसा भी रिकवर कर सकता है इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू। दूसरा, यील्ड एस्टिमेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, यस बोलते हैं इसे, यानी कि यहाँ पे जो है हम अपनी यील्ड का टेक्नोलॉजी के जरिए सही एस्टिमेशन कर सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन लेवल है वो फ्यूचर में किस लेवल पे इंक्रीज करने वाला है, या फिर इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये अपना एक एस्टिमेटर है जिसके जरिए जो है हम जो है चीजें चेक कर सकते हैं कि जो प्रोडक्शन का लेवल है वो किस लेवल पे होने वाला है फ्यूचर के अंदर। तीसरा, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, इसको हम क्या बोलते हैं, विंड्स, यानी कि जहां पे वेदर रिपोर्ट जो है वो टाइम पे प्रोवाइड कर दी जाएगी कि भाई फ्यूचर में बारिश होने वाली है, ठीक है, या नहीं होने वाली है, ताकि जो किसान है वो ऑलरेडी क्या हो जाए, अवेयर हो जाए उनकी फसल को लेके कि भाई अब बारिश होने वाली है, तो
किस टाइप से रिएक्ट करना है उसको लेके, ठीक है। मतलब जो भी वेदर की रिपोर्ट है, जो भी क्लाइमेट में चेंज है, वो तुरंत जो है फार्मर्स को पता लग जाएगा, जिसके जरिए जो है वो अपने फसल को बर्बाद होने से या फिर कम से कम जो चीजें हैं वो यहाँ पे नुकसान होने से बता सकते हैं कि कम से कम नुकसान हो। या फिर कई बार ये भी होता है कि भाई अपॉर्चुनिटीज मिल गई, पता लग गया बारिश होने वाली है, तो उस टाइम पे ही जो है जो भी एक्शन लेने हैं फार्मिंग को लेके वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ना, तो यहाँ पे वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है ये चीज़ करने में काफ़ी हमारी हेल्प करता था कि हमें वेदर का पता जो है फार्मर्स को पहले ले जाता था, जिसके जरिए वो जो है वो एक तो पहली बात उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते थे, या फिर अगर कोई नुकसान होने वालों से कम कर सकते थे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशंस एंड फोटोग्राफ्स ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो ROPIC, यानी कि यहाँ पे जो है रियल टाइम ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि जो क्रॉप्स हैं वो किस लेवल पे जो है उगाए जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जो गवर्नमेंट के पास डाटा जाना चाहिए वो भी चला जाता है इसके जरिए। इसके अलावा जो फोटोग्राफ्स है क्रॉप की, ये भी हम ले सकते हैं कि जो क्रॉप्स हैं उसकी क्वालिटीज जो है कैसे रहने वाली है, अलग चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते थे। तो ये सब थे टेक्नोलॉजिकल तरीके जिसके जरिए जो है हम जो है एक तरह से आउटपुट लेवल को या फिर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को और तेजी से इंक्रीज कर सकते थे। तो उम्मीद है आपको टॉपिक पूरा कवर हो गया होगा। अगली वीडियो में बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, क्योंकि अगली वीडियो ये तो चलो फिर भी डाटा के बारे में, डाटा बेस्ड टॉपिक था, ठीक है। तो अभी भी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी भी कुछ वीडियोज और बनेंगी चैप्टर के ऊपर, तब जाके हमारा चैप्टर ए वाला क्या होगा, फिनिश होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से, ठीक है। और नोट्स के लिए अपने नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं।